हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग क्लास 10 के साइंस का जो मॉडल पेपर जारी किया गया है जेक बोर्ड की तरफ से, ठीक है, 2025 का बोर्ड एग्जाम के लिए, इसके सारे क्वेश्चन आंसर को हम लोग अभी देखने वाले हैं। जो आपका 2025 का जो मॉडल पेपर है साइंस का, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन के सारे आंसर को देखेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको बताना है कमेंट करके कि और कौन सा मॉडल पेपर का आपको सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर चाहिए। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तो आंसर देखेंगे, साथ और साथ हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन के सारे आंसर को भी अभी देखने वाले हैं। अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन के अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं, जो आपका मॉडल पेपर निकला है 2025 में साइंस का, तो आप आराम से इस चैनल पे आके वीडियो को रोक के आप नोट्स बना सकते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं सेक्शन ए से। देखिए जैसा कि यहाँ खंड ए लिखा हुआ है ना, सेक्शन ए में 1 से 30 तक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग आंसर अभी देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर ना सबसे अच्छा बात दिख रहा है, ठीक है। चलिए तो हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखा है पहला क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उष्मा शोषी है। तो इसका जो आंसर होगा वो नीचे देखिए लिख दिया गया है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा और साथ में आंसर भी हम यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। आप आराम से देख सकते हैं, सामने आंसर भी है। चलिए इसी तरह हम लोग दूसरा वाला को देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आंसर क्या होगा। यहाँ लिखा है नमी वाले दिन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तैयार करने के दौरान गैस को आमतौर पर कैल्शियम क्लोराइड युक्त गार्ड ट्यूब से गुजारा जाता है। गार्ड ट्यूब में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड की भूमिका क्या होती है ना। तो इसका कारण क्या है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, गैस से नमी को अवशोषित करना, ठीक है, जैसा कि आंसर यहाँ भी लिखा गया है। तो आप आराम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जल्दी जल्दी देख के बना सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग 3 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में कौन सा सबजातीय श्रेणी में नहीं देखा जाता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रासायनिक गुणों में परिवर्तन। ये आंसर लिखा हुआ है सबका, आपको नोट्स बनाने में बहुत हेल्प होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, इसमें लिखा गया है निम्नलिखित में कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया आपको बताना है कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए जैसा लिखा है ऑप्शन ए में, क्या 1 और 4 को लिया है, ऑप्शन बी में केवल 2 को लिया है और ऑप्शन सी में 1 और 2 को लिया है, ऑप्शन डी में 3 और 4 को लिया है। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2। क्या हो जाएगा, केवल 2 जो है वो द्विविस्थापन अभिक्रिया है, मतलब ये वाला, ठीक है। आपने क्लास 10 में विस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया पढ़ा होगा, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये क्यों हुआ द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है, ठीक है। जल के विद्युत अपघटन के दौरान मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मोल अनुपात क्या होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जैसा यहाँ लिखा हुआ है 2:1 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप पढ़ लीजिए क्या है, इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन डी होगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना इसका ऑप्शन ही आपको याद रखना है। तो आप पढ़िए क्या लिखा है, बेकिंग पाउडर का एक घटक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, दूसरा घटक का नाम है टार्ट्रिक एसिड, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और यहाँ आंसर लिखा हुआ है, आराम से आप नोट्स बना सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। क्यों, यहाँ क्वेश्चन है धातुओं को खींचकर पतले तार में बदलने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है। तो आपको याद रखना है ये जो 2 नंबर है यानी HCl, ठीक है, और जो ये 3 नंबर है CCl, ये जो है ये दोनों आयनिक यौगिक नहीं है, इसीलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है निम्नलिखित में से किस यौगिक में माइनस नहीं है, ये एक बॉन्ड है ना, OH कार्यात्मक समूह है। तो OH कार्यात्मक समूह बेटोनॉल में है ना, OH लगने से नॉल पढ़ते हैं, लास्ट में क्या पढ़ते हैं, नॉल, इसको याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर,
11 नंबर क्वेश्चन में लिखा है यौगिक, ये एक यौगिक है, इसका नाम आपसे पूछा था, आप नाम पढ़ लीजिए ना, 1C 2C 3C, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। तो प्रोपेन तो आ रहा, तो लास्ट में क्या लगाया, CHO लगाया, तो प्रोपेनल हो जाएगा, प्रोपेनल, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा प्रोपेनल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन में आहार नली के कीड़ा भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है। कीड़ा ने किस भाग होगा ना, आहार नली के किस भाग में, यहाँ पर ही होगा किस भाग में। ठीक है, वहाँ मिस्टेक हो गया है फ्रेंड, किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है, तो छोटी आंत में। कहाँ होता है, छोटी आंत, किस में दिया, ऑप्शन डी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान यहाँ होता है ना, कहाँ होता है आदान प्रदान, तो फेफड़ों के एल्वियोली में, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 14। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको सत्य कथन ढूंढना है, तो आप पहले एक बार इसको पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, है ना, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी 2 और 3। तो 2 नंबर ये सत्य है, और 3 नंबर जो है वो पॉइंट का, ये 3 नंबर पॉइंट है। हाँ, ये 3 नंबर पॉइंट है। ठीक है, ये 3 नंबर पॉइंट, यहाँ 2 दाग दिया, आप इसको 3 नंबर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग का ये भी हो गया क्वेश्चन नंबर 14। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है बेमेल जोड़ी का चयन करें, इसमें से जो नहीं मिल रहा उसको चयन करना है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। एड्रेनालाइन और पिट्यूटरी ग्रंथि एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। ठीक है, ये गलत जोड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है एक फूल में नर और मादा युग्मक अंकुरन, जिसको बोलते हैं अंकुरन कोशिकाएं उत्पन्न करने वाले भाग क्या कहलाते हैं। तो ऑप्शन सी में लिखा है परागकोश और अंडाशय कहलाते हैं। परागकोश है ना, परागकोश होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। इसमें लिखा है अमीबा, स्पाइरोगायरा और ईस्ट में प्रजनन की एक सामान्य विशेषता यह है कि वे अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन में लिखा है नीचे दी गई सूची में से उस लक्षण का चयन करें जिसे अर्जित किया जा सकता है लेकिन विरासत में नहीं मिलता। तो क्या अर्जित कर सकते हैं हम लोग, शरीर का आकार, है ना, ये शरीर का आकार ये विरासत में नहीं मिलता है, बाकी सब विरासत में मिल जाता है हम लोग का, है ना। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन। प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था, डार्विन ने दिया था। बहुत फेमस है ये, है ना, डार्विनवाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये जो 4 ऑप्शन है ना, इसमें से केवल ऑप्शन ए सत्य है। क्यों, क्योंकि इसमें लिखा है एक उत्तल लेंस में 4 डायोप्टर शक्ति होती है जिसकी फोकस दूरी 0.25 मीटर होती है। क्यों, क्योंकि हम लोग को करना है 1/4। क्या करना है, 1/4 मीटर में बदलना होता है। ये तो मीटर में ही होता है ना, इसको हम लोग भागा लगाएंगे तो इतना ही आएगा। तो ये सत्य है, बाकी सब गलत हो जाता है। ठीक है, जिसकी फोकस दूरी इतना मीटर होती है। ये सारा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ये देखिए सारा ऑप्शन में जो है ना एक ही जैसा दिख रहा है। एक लेंस, उत्तल लेंस में 4 डायोप्टर शक्ति होती है जिसकी फोकस दूरी 0.25 मीटर होती है। ये ऑप्शन बी में भी और ऑप्शन ए में भी एक ही क्वेश्चन लिख दिया है, जो कि नहीं होना चाहिए, है ना। नहीं, एक ही नहीं, ये माइनस में, देखिए ये किसमें, माइनस में, यहाँ 4 माइनस में है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 21 नंबर को। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है निम्नलिखित में से किसमें अंत पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा और बिंदु आकार का होता है। तो अत्यधिक छोटा और बिंदु आकार का किसमें होगा, ऑप्शन डी है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल लेंस सब में होने का चांस है। अत्यधिक छोटा सब में बनता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में जो लिखा है कि एक व्यक्ति 2 मीटर, ये मीटर होगा, ठीक है, गीटर नहीं है, मीटर। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, इसके लिए जो क्षमता होगा वो क्या होगा। इधर भी देखिए मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा तो क्वेश्चन आप देख लीजिएगा अच्छे से मॉडल पेपर से, लेकिन इसका आंसर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वो क्या आएगा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 23 नंबर। तो 23 नंबर क्वेश्चन में लिखा है प्रकाश के निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं इंद्रधनुष के निर्माण में शामिल है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को।
देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है 1/5 ओम वाले 5 प्रतिरोधों का उपयोग करके कौन सा न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा 1/25 ओम। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, इसमें लिखा है प्रतिरोधकता नहीं बदलती है यदि प्रतिरोधक का आकार बदल दिया जाए, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा है गलत कथन चुने। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन डी है ये कथन गलत है, बाकी सब कथन क्या है, सही है, आप पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा है घरेलू उपकरणों को शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि है, तो वो है फ्यूज का उपयोग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, इसमें लिखा है जल विद्युत संयंत्र में, संयंत्र होगा ये, संयंत्र यानी बिंदु होगा, ठीक है, संयंत्र में, तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है संग्रहित जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है 29 नंबर, इसमें लिखा हुए जीव जो विकिरण ऊर्जा का उपयोग करके अकार्बनिक यौगिकों से कार्बोहाइड्रेट का कन्वेंशन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें उत्पादक कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। हम लोग का ऑब्जेक्टिव का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इसके बाद हम लोग सेक्शन बी पे चलेंगे जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन में लिखा है चिपको आंदोलन द्वारा दिया गया महत्वपूर्ण संदेश, संदेश होगा, सदेश नहीं होगा, ठीक है, बिंदु दे देना है आपको। संदेश क्या है, तो वो है ऑप्शन क। देखिए वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय को शामिल करना, क्लियर है यहाँ तक। तो हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए समाप्त हो गया। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर जाते हैं और उसके आंसर को देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका सेक्शन बी आता है जो कि हम लोग का सेक्शन बी है, और इसमें आपको 31 नंबर से लेके 36 नंबर तक का क्वेश्चन मिलेगा, और सभी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखिए इसमें क्या है, क्या क्या क्वेश्चन पहले हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग को बनाना इतना ही है उसीलिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर भी हम लोग देखेंगे। यहाँ लिखा है प्राकृतिक में साधारण नमक के 2 मुख्य स्रोतों की सूची बनाइए। एक क्वेश्चन तो यहाँ तक हो जाता है, फिर उसी के साथ अटैच एक क्वेश्चन है 2 यौगिकों के नाम भी बताना है जहाँ साधारण नमक को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए आंसर, अब सीधा हम लोग इसका आंसर को देखते हैं। देखिए आंसर में लिखना है आपको सामान्य नमक के प्राकृतिक स्रोत क्या क्या है। पहला स्रोत है समुद्री जल, ठीक है, और दूसरा स्रोत है खनिज नमक। बात समझ में आया। तो पहला स्रोत हमको पता चल गया समुद्री जल, और दूसरा स्रोत क्या है, खनिज नमक। तो पहला स्रोत में देखिए क्या क्या आता है। मुख्य तत्व इसमें होता है सोडियम और क्लोरीन, ठीक है। समुद्र के पानी में सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, जिसे वाष्पित करके नमक निकाला जाता है। ये तो पहला हो गया। दूसरा में आपको लिखना है खनिज नमक, ठीक है। इसका मुख्य तत्व क्या क्या है, तो इसमें मुख्य तत्व सोडियम और क्लोरीन होगा, इसमें भी क्योंकि नमक है। यह खनिज रूप में पृथ्वी की सतह के भीतर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पृथ्वी की सतह के भीतर पाया जाता है, ठीक है। चलिए पृथ्वी की सतह के भीतर पाया जाता है और खनन के द्वारा निकाला जाता है। 2 यौगिकों के नाम जहाँ सामान्य नमक का उपयोग करके कच्चा माल के रूप में करते हैं। सामान्य नमक का उपयोग कहाँ करते हैं, कच्चा माल के ऊपर। 2 यौगिक में पहला यौगिक आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसमें मुख्य तत्व क्या क्या है, तो इसमें मुख्य तत्व सोडियम है और ऑक्सीजन है। साधारण नमक से सोडियम हाइड्रोक्साइड विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब दूसरा में आ जाएगा हम लोग का, जो पहला तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, दूसरा हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये 2 हम लोग का उपयोग करने वाला कच्चा माल हो गया। चलिए अब इसमें देखिए हम लोग देख लेते हैं कि सोडियम कार्बोनेट का मुख्य तत्व कौन कौन सा है। तो इसमें सोडियम कार्बोनेट का मुख्य तत्व आ जाता है सोडियम और हाइड्रोजन और कार्बन और ऑक्सीजन। साधारण नमक से सोडियम बाइकार्बोनेट तैयार किया जाता है। आपको इस तरह इसको लिख लेना है, आंसर को देख लीजिए एक बार अच्छे से, और आंसर को आपको लिख लेना है, ठीक है। मतलब क्या है ना, आपको वीडियो को रोकना है, पॉज करना है, आंसर को लिख लेना है। चलिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 32 को। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए क्या लिखा है। इसमें लिखा है कार्बन यौगिकों की संख्या अन्य सभी तत्वों द्वारा मिलकर बनाए गए यौगिकों से अधिक है। 2 कारण बताइए, इस कथन की पुष्टि करें, ठीक है। चलिए तो आंसर यहाँ से शुरू होता है। आंसर में लिखना है आपको कार्बन यौगिकों की संख्या अधिक होने के 2 कारण, यहाँ से आंसर शुरू होता है, ठीक है। तो पहला कारण देखिए यहाँ है
4 बंध बनाने की क्षमता, कार्बन के पास 4 बॉन्ड बनता है ना, बस वही लिखना है। तो आंसर में लिखना है 4 बंध बनाने की क्षमता। कार्बन 4 बंध बना सकता है जिससे यह कई प्रकार के यौगिक बना सकता है, पहला हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं हम लोग साथ में, ठीक है। देखिए दूसरा, तो दूसरा में लिखा हुआ है अनेक, ये दूसरा पॉइंट है, अनेक रूपों में पाया जाता है। कार्बन के विभिन्न रूप होते हैं जैसे हीरा, ग्रेफाइट होते हैं जो यौगिकों की विविधता को बढ़ाते हैं। बस इतना ही आंसर आपको लिखना है। वीडियो को आप पॉज करिए और आंसर को लिख लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का अब आ जाएगा 33। मध्यम क्रियाशीलता वाले एक धातु का नाम बताइए तथा सल्फाइड अयस्क से इस धातु के निष्कर्षण के 3 मुख्य चरण लिखिए, ठीक है। चलिए तो देखिए मध्यम क्रियाशील वाले धातु में पहला आएगा जिंक। तो सल्फाइड अयस्क से जिंक के निर्माण के 3 मुख्य चरण। चलिए 3 गो चरण हम लोग को स्टेप बाय स्टेप लिख लेना है ना। 3 चरण हम लोग को स्टेप बाय स्टेप लिख लेना है, आंसर हो जाएगा। देखिए पहला चरण में लिखना है आपको भट्टी में गर्म करना, और इसका पूरा डिटेल्स जो यहाँ लिखा हुआ है आप वीडियो को पॉज करके पूरा लिख लीजिएगा, ठीक। दूसरा चरण में आ जाता है जिंक ऑक्साइड का कार्बन से ह्रास, ठीक है। इसका देखें ये पूरा लिखना है आपको सारा आंसर, और ये समीकरण देना हर हाल में ज़रूरी है। अब देखिए तीसरा पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। देखिए 2 पॉइंट तो हो गया ना। तीसरा पॉइंट में आपको लिखना है शुद्धिकरण। शुद्धिकरण लिख के यहाँ से पूरा आंसर को लिख लेना है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब 34 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है उत्सर्जन क्या है, एक कोशिकीय की जीव अपना अपशिष्ट कैसे बाहर निकालते हैं। चलिए उत्सर्जन क्या हुआ प्रक्रिया, यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने शरीर से अवांछनीय या हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं, ठीक है। अब एक कोशिकीय जीव कैसे बाहर निकालते हैं, तो उसका आंसर देखिए यहाँ लिखा हुआ है। इसको हम लोग पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है एक कोशिकीय जीव जैसे परामेशियम या अमीबा अपनी कोशिका झिल्ली के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं। यह प्रक्रिया स्नातन द्वारा होती है जिसको हम लोग एक्सोसाइटोसिस कहते हैं, जिसमें अपशिष्ट पदार्थ कोशिका झिल्ली से बाहर निकलते हैं। यही आंसर आपको लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 को देखते हैं। देखिए इसमें 35 में क्या लिखा है, प्रत्येक के 2 कार्य बताइए। किसका, एक वृषण है एक अंडाशय है, तो अंडाशय का 2 कार्य बताना है और वृषण का 2 कार्य बताना है। देखिए तो वृषण के 2 कार्य यहाँ लिखा हुआ, पहला ये है वीर्य का उत्पादन, वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक है। और दूसरा कारण यहाँ लिखा हुआ है कार्य के लिंग हार्मोन का उत्पादन। वृषण में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन होता है जो पुरुष लक्षणों के विकास और यौन क्रिया को नियंत्रित करता है। ये तो हो गया वृषण का 2 कार्य। हम लोग अंडाशय का 2 कार्य को देख लेते हैं। देखिए आपको वीडियो रोक के नोट्स बना लेना है, ठीक है। देखिए अंडाशय के 2 कार्य, पहला है अंडाशय का उत्पादन, अंडाशय में अंडाणु का निर्माण, है ना, अंडाशय नहीं अंडाणु का उत्पादन, अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। और दूसरा कार्य में है महिला हार्मोन का उत्पादन, अंडाशय में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन होता है जो मासिक धर्मचक्र और गर्भाशय को नियंत्रित करते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 36। देखिए हमें अपने वनों का संरक्षण क्यों करना चाहिए। वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार 2 कारकों की सूची बनाएं। देखिए यहाँ आंसर लिखा हुआ है, जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना, वन वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके जलवायु को स्थिर रखते हैं। दूसरा जैव विविधता का संरक्षण, वन में विभिन्न प्रकार के पौधे जानवर और सूक्ष्म जीव रहते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखते हैं, ठीक है। नीचे और आंसर है, देखिए क्वेश्चन जो था उसका ये तीसरा पॉइंट है, मिट्टी का संरक्षण, वन मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और भूमि की उर्वरता बनाए रखते हैं। चौथा हो जाएगा वृक्षों से संसाधन प्राप्त करना, वनों से लकड़ी, औषधियाँ, रेजिन, खाद्य पदार्थ आदि प्राप्त होते हैं ना। वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार कारक, है ना, तो कितने कारक बताना है आपको, 2 कारक बताना है ना। देखिए 2 कारक यहाँ लिखा गया है। पहला कारक कृषि के लिए भूमि का प्रयोग, बढ़ती जनसंख्या और कृषि के विस्तार के लिए वन क्षेत्रों की क्लियरिंग की जाती है। क्लियरिंग का मतलब क्या होता है, साफ करना, वनों को काटना, है ना, वनों की कटाई करना। आप यहाँ लिख सकते हैं वनों की कटाई की जाती है ना। क्लियरिंग की जगह हम आपको क्या लिखना है, वन क्षेत्रों की कटाई की जाती है, ठीक है। चलिए 2 नंबर पॉइंट में आपको लिखना है वाणिज्य के उद्देश्यों के लिए लकड़ी की मांग। देखिए उद्योगों द्वारा लकड़ी, रेजिन और अन्य वन उत्पादकों की
उत्पादकों की बढ़ती मांग के कारण वनों की कटाई होती है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए हम लोग का सेक्शन बी कंप्लीट हो गया, अब सेक्शन सी में आते हैं। चलिए देखिए सेक्शन सी आ गया, तो सेक्शन सी का पहले आप प्रश्न को पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है, उसके बाद कुछ होगा। देखिए प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि एक चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लिया जाता है और चाइना डिश को कुछ समय के लिए सूरज की रोशनी में रख दिया जाता है, ठीक है। इस मामले में आपका अवलोकन क्या होगा वो बताना है। इसमें शामिल रासायनिक प्रक्रिया में संतुलित रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना है। रासायनिक प्रतिक्रिया के प्रकार की भी पहचान भी करना है। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। देखिए इसका आंसर यहाँ दिया गया है कि 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड का सूत्र होता है AgCl को सूरज की रोशनी में रखा जाता है, तो इसे देखकर यह स्पष्ट होगा कि सिल्वर क्लोराइड का रंग धीरे धीरे बदलने लगेगा। सूरज की रोशनी में सिल्वर क्लोराइड टूटकर सिल्वर और क्लोरीन में गैस में बदल जाएगा, जिससे काले रंग के सिल्वर का रूप दिखाई देगा। यह प्रतिक्रिया सूर्य विकिरण द्वारा होता है। क्लियर है यहाँ तक? आपको वीडियो को पॉज करके ये आंसर अच्छे से लिख लेना है। देखिए आगे रासायनिक प्रतिक्रिया भी आपको बताना है ना, तो रासायनिक प्रतिक्रिया में आपको लिखना है 2AgCl, उसके बाद तीर के बाद आपको लिखना है 2Ag + Cl। 2 गैस है तो G लिखना है, सॉलिड है तो S लिखना है। यह प्रतिक्रिया फोटोलाइसिस कहलाती है क्योंकि यह सूरज की रोशनी के प्रभाव से होती है। रासायनिक प्रतिक्रिया का प्रकार है ना, ये किस प्रकार का है बताना है। यह एक विघटित प्रतिक्रिया है जिसमें एक पदार्थ 2 सरल पदार्थों में टूट जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग का, ये है क्वेश्चन नंबर 38। इसमें लिखा है क्रमशः तनु HCl और NaOH विलयन युक्त 2 प्रखंडलीयों A और B में नीला लिटमस विलयन डाला गया है। किस प्रखंडली में रंग परिवर्तित देखा जाएगा? रंग परिवर्तन बताएं और उसका कारण बताएं। देखिए क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, बस ये भाषा 2-3 को जोड़ दिया है क्वेश्चन हम लोग का, है ना। चलिए तो देखते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले तो रंग क्या होगा समझना है आपको। अम्ल और क्षार अगर जानते होंगे तो आप तुरंत बता देंगे। रंग परिवर्तन पे चलते हैं। प्रखंडली A जिसमें हम लोग क्या डाल रहे हैं? HCl डाल रहे हैं ना। HCl क्या है? अम्ल है ना। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस को लाल करता है, तो आपको लिखना है नीला लिटमस विलयन में लाल रंग में बदल जाएगा। और देखिए प्रखंडली B में क्या डाल रहे हैं हम लोग? एक तरह का क्षार है, NaOH क्षार है। क्षार लाल लिटमस को नीला करता है, तो आपको लिखना है नीला लिटमस विलयन में नीला रंग बदलकर बरकरार रहेगा या हल्का नीला हो जाएगा ना। नीला नहीं होगा क्योंकि ये क्षार है। क्षार कभी नीला से लाल नहीं होता। क्षार क्या करता है? लाल से नीला करता है। अगर लाल रंग रहता तो नीला हो जाता है, ये पहले से नीला है तो नीला ही रहेगा या थोड़ा सा नीला हल्का नीला हो जाएगा, ठीक है। चलिए कारण यहाँ जानते हैं। कारण पूछा है आपको क्वेश्चन में। देखिए कारण लिखा है HCl जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं यानी अम्ल कहते हैं। HCl एक अम्लीय विलयन है। अम्ल विलयन कागज को लाल, अम्ल विलयन क्या लिखा है? अम्ल लिटमस कागज को लाल रंग में बदल देता है ना, क्योंकि ये अम्ल में H+ आयन होते हैं जो लिटमस कागज के रंग को बदलते हैं। क्लियर है? अब NaOH यानी जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, एक क्षारीय विलयन है। क्षारीय लिटमस कागज को नीला बनाए रखता है, ठीक है। अगर लाल रहता तो वो नीला हो जाता, नीला पहले से तो नीला ही बनाए रखेगा। क्यों? क्योंकि इसमें OH- आयन होते हैं जो लिटमस कागज का रंग बनाए रखते हैं, यानी चेंज नहीं होता है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, इसलिए आपको लास्ट में क्लैरिफिकेशन दिया है। इसलिए प्रखंडली A में लिटमस कागज लाल हो जाएगा जबकि प्रखंडली B में लिटमस का रंग नीला रहेगा। यहाँ तक आंसर हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39। देखिए यह क्वेश्चन नंबर 39 लिखा चित्र की सहायता से साबुन की सफाई क्रिया को समझाएं, ठीक है। किसकी सहायता से? चित्र की सहायता से। तो सबसे पहले देखिए ये चित्र आप देख लीजिए, है ना। चित्र आप देख लिए, ये आपके बुक में मिल जाएगा चित्र, ठीक है। ये चित्र देख लिए। अब इसमें साबुन प्रक्रिया को आपको बताना है किस प्रकार साबुन कार्य कर रहा है। तो कुछ यहाँ से लिखना है पहले कि साबुन की सफाई क्रिया को इस चित्र की मदद से निम्नलिखित तरीकों से समझाया जा सकता है। साबुन के अणु की संरचना, एक नंबर हम लोग पहले देख रहे हैं। साबुन का अणु 2 हिस्सों में बटा होता है। एक तो होता है जल संगत सिरा, एक होता है जल विरक्त पूंछ यानी पिछले वाला सिरा। यह सिरा पानी को आकर्षित करता है और ये जो दिया हुआ है इसमें लिखना है आपको, यह सिरा पानी से दूर रहता है और तेल या गंदगी को आकर्षित करता है। अब साबुन का कार्य को देखते हैं। देखिए 2 नंबर पॉइंट में हम लोग देखते हैं, वो 1 नंबर पॉइंट था, 2 नंबर पॉइंट में देखना है आपको साबुन का कार्य। तो जब साबुन पानी में घुलता है तो यह सोडियम आयन यानी H+
H+ नहीं Na+ और साबुन अणुओं में टूट जाता है। ठीक है, Na+ आयन में टूट जाता है साबुन। साबुन के अणुओं की जल विरक्त पूंछ गंदगी यानी तेल और चिकनाई से चिपक जाती है, जबकि जल संगत सिरा पानी की ओर रहता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट में लिखना है आपको मिसेल का निर्माण। ये इंपॉर्टेंट है, मिसेल ही बनता है। साबुन के अणु गंदगी को घेर लेते हैं और एक गोलाकार संरचना बनाते हैं जिसे मिसेल कहते हैं। यहाँ पर क्या लिख दिया, माइसेल। अच्छा, यहाँ भी माइसेल लिखा, माइसेल नहीं होगा, मिसेल पढ़ते हैं इसको। क्या पढ़ते हैं, मिसेल। ठीक है, गलत लिखा हुआ है, इंग्लिश से ही लिखा है मिसेल, हिंदी में गलत लिखा है, माइसेल नहीं होता है, मिसेल होता है। आप मिसेल कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिसेल में गंदगी साबुन की जल विरक्त पूंछ द्वारा अंदर कैसे कैद हो जाती है और जल संगत सिरा पानी के संपर्क में रहता है। 4 नंबर देखिए कैसे गंदगी को हटाया जाता है। 4 नंबर में लिखा है गंदगी हटाना। साबुन के इस मिसेल के कारण गंदगी पानी में घुल जाती है और धोने पर आसानी से हट जाती है, और इस प्रकार साबुन गंदगी और तेल को पानी के साथ निकाल देता है। ये आपको बना बना के आंसर लिखना है। चलिए 4 पॉइंट हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 40। इसमें लिखा है मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चलता है कि लक्षण स्वतंत्र रूप से विरासत में मिले हैं। तो इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया था, उस प्रयोग को थोड़ा यहाँ लिख देना है। लिखना है मेंडल के प्रयोग में F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे थे। ठीक, तथा पुनः जब F1 पीढ़ी के 2 पौधे का संकरण किया गया तब F2 पीढ़ी के पौधे या तो लंबे या बौने थे। लंबे तथा बौने का अनुपात 3:1 था। अनुपात क्या था, 3:1। ठीक है, कोई भी पौधा बीज की ऊंचाई का नहीं था, अर्थात लंबे बौनेपन का लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। यही कारण आपको लिख देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 को देखते। देखिए इसमें क्या है ना, मैथ बनेगा। 10 ओम, 15 ओम और 20 ओम के 3 प्रतिरोध एक परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा है। श्रेणी क्रम मैंने समझ रहे हैं ना, इस तरह जोड़ता है 3 परिपथ में, इसको श्रेणी क्रम में बोलते हैं। ठीक है, 3 दिया हुआ है प्रतिरोध। यदि 15 ओम प्रतिरोधक में विभक्त गिरावट यानी विभवांतर 3 ओम है। 15 में कितना ओम है, 3। तो मान लिया जाए ये 10 वाला है, ये 15 वाला, इस पर 3 वोल्ट का है। ठीक है, और ये आपका 20 वाला मान लिया जाए। धारा और 10 ओम प्रतिरोध में विभव गिरावट ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको ज्ञात करने बोला है। ठीक है, चलिए इसको मैथ आपको पता होगा, श्रेणी क्रम में सीधा जोड़ देते हैं ना हम लोग। चलिए देखिए यहाँ से समाधान करना है कि सबसे पहले तो आपको कुल प्रतिरोध की गणना आसान है निकालना। तीनों को क्या करना है, जोड़ देना। देखिए जोड़ा है ना, सिंपल सा आपको बैठा के जोड़ देना बस। जोड़ के कितना आएगा आप देख लीजिए, जोड़ के कितना आ रहा है। ठीक है, जोड़ के तो हम लोग को पता है आएगा कितना, 45 आएगा ना जोड़ के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 15 ओम वाला के साथ क्या दिया हुआ था, 3 वोल्ट दिया हुआ था। तो पहले हम लोग जोड़ के 45 आया, यहाँ लिख लेना है आपको। देखिए यहाँ लिखा है ना, जोड़ के टोटल 45। ठीक, अब जाके धारा की गणना करना है। तो फॉर्मूला हम लोग के पास क्या होता है, V = IR होता है, पता है। अच्छा कितना है, 3 वोल्ट है। अब प्रतिरोध कितना, 15। तो इसके साथ हम लोग I का मान निकाल सकते हैं। V का जगह में V का मान, I की जगह में छोड़ देना है I को, R की जगह में R का मान बैठाना है, सॉल्व करना है। तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करके हम लोग 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर है ना। इसको एम्पियर मिली एम्पियर में बदलना है अगर, तो हम लोग गुना कर देते हैं। गुना करेंगे तो 200 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग का निकल गया 0.2 एम्पियर ही आपको लिखना है। ठीक है, ये नहीं 200 नहीं लिखना है, सीधा ये लिखिए 0.2 एम्पियर। ठीक है, इतना हम लोग का एम्पियर आया। चलिए नेक्स्ट बोला है प्रत्येक प्रतिरोधक पर विभव गिरावट की गणना करना है। तो इसके लिए आपको लिखना होगा सबसे पहले कि अब हम 10 ओम और 20 ओम के प्रतिरोधक पर विभव गिरावट मान लेते हैं। 10 वाला पे V1 है और 20 वाला पे V3 की गणना करेंगे। ओम के नियम का प्रयोग करेंगे और हम लोग फॉर्मूला में मान बैठाएंगे। ओम का नियम क्या होता है, V = IR। आप यहाँ केवल मान बैठाइए और सॉल्व करिए। सॉल्व करने पर हम लोग का सारा आंसर आ जाएगा। V1 यानी 10 ओम के साथ कितना आएगा, 2 वोल्ट, और V3 यानी जो 20 ओम का प्रतिरोध उसके साथ कितना आएगा, 4V। ठीक है, 4 वोल्ट आएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब बोला है समीकरण की जाँच भी करना। अब मान बैठा दीजिए, देखिए आ जाना चाहिए इक्वल। तो कुल विभव गिरावट का फॉर्मूला ही होता है ये वाला। तो जोड़ के कितना आएगा, 9 वोल्ट आया। अब यहाँ पर ही हम लोग देखते हैं। देखिए लास्ट में आपको बैठाना, परिपथ में धारा कितना था, ये वाला था है ना, और 10 प्रतिरोध के साथ क्या था, 1 वोल्ट था और 2 वोल्ट। बस आपको इतना नहीं लिखना है, आपको आंसर यहीं छोड़ देना है। देखिए यहाँ आंसर यहीं करके छोड़ देना है। ठीक है, ये नहीं करना, अंतिम उत्तर तक नहीं जाना यहाँ। ये तो पहले ही हम लोग कर चुके हैं ना, ऊपर लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 42। इसमें बोला है
एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक द्वारा अनुभव किए गए बल की दिशा निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त नियम का नाम, यहाँ नाम नहीं होगा, यहाँ नाम होगा, ठीक है, नाम, विवरण तथा उदाहरण से व्याख्या कीजिए। चलिए देखिए, घुरा के बोला, डायरेक्ट उसको पूछना चाहिए ना, ठीक है, क्या पूछना चाहिए डायरेक्ट, तो बताइए आप चित्र देख के, ये क्या है, फ्लेमिंग का बांस नियम है ना, तो उसको डायरेक्ट पूछना चाहिए, तो वो घुरा फिरा के बोला है, ठीक है, तो आपको वो चित्र बना देना है, चित्र आपको बनाना। अच्छा चित्र एक बार हम लोग देख लेते हैं फिर से, है ना, देखिए ये रहा आपका चित्र, ठीक, ये देखिए आपको चित्र बना लेना है, इस टाइप से चित्र बना लिए, बुक में चित्र है। इसके बाद आपको यहाँ से आंसर लिख देना है, ये बस इतना ही आंसर है। देखिए इस नियम के अनुसार जब हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठा को इस प्रकार फैलाते हैं कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो, तब तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा चालक में प्रभावित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। विद्युत मोटर, विद्युत जनित ध्वनि विस्तारक यंत्र, माइक्रोफोन तथा विद्युत मापक यंत्र कुछ ऐसी युक्तियां हैं जिनमें विद्युत धारावाहिक चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। आपको पूरा वो चित्र बनाना जरूरी है, जो चित्र के पास नाम लिखा है वो भी जरूरी है, और ये पूरा आंसर आपको लिख लेना है। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 43 का ए नंबर देखते हैं। इसमें लिखा है, दिए गए अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाएं। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है, देखिए हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया एक रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें किसी अणु में हाइड्रोजन यानी H2 जोड़ा जाता है। यह आमतौर पर अपशिष्ट और असंतृप्त होना चाहिए, असंतृप्त यौगिकों जैसे एल्केन्स और एल्किन्स को संतृप्त यौगिक में बदलने के लिए उपयोग की जाती है। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया का मुख्य उद्देश्य वसा या तेलों को ठोस रूप में बदलना है, जिससे सामान्य खाद्य उद्योग में किया जाता है, ठीक है। चलिए आपको वीडियो पॉज करके सारा नोट्स बना लेना है। हाइड्रोजनीकरण के उदाहरण देखें, यहाँ दिया है, आप देख लीजिए, हाइड्रोजनीकरण के यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, वो समीकरण यहाँ दिया गया है, ठीक है। नीचे देखते हैं हम लोग क्या है, बस देखिए ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपको पूरा यहाँ तक लिख लेना है ये सब। उसके बाद हाइड्रोजनीकरण के उपयोग यहाँ दिया है, तो उपयोग को आप एक बार देख लीजिए क्या है, ये सारा उपयोग है, ठीक है। उपयोग में हम लोग देख लेते हैं, ये एक खाद्य उद्योग में उपयोग किया जाता है, एक रासायनिक उद्योग में उपयोग किया जाता है, एक ईंधन उद्योग में उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है आप देख लीजिए, ये पूरा लिख लीजिए, ठीक है। अब इसी का देखिए ए नंबर का 2 नंबर, इसमें लिखा है ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में आपको डिटेल्स बताना है। तो ये पूरा डिटेल्स यहाँ दिया गया है, आप वीडियो को पॉज करके ये पूरा लिख लीजिए, ठीक। और उसके बाद लिखा है ऑक्सीकरण अभिक्रिया की सामान्य विशेषता क्या है। तो इसका सामान्य विशेषता एक तो हो जाएगा ऑक्सीजन का जुड़ना, और दूसरा है इलेक्ट्रॉन का नुकसान करना। तो ये 2 इसकी सामान्य विशेषता, इसका डिटेल्स पूरा दिया है, ठीक है। कुछ उदाहरण से समझते हैं, देखिए उदाहरण दहन, ठीक है, दहन पे चलते हैं। दहन यह एक सामान्य उदाहरण है जलने की प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन मिलकर ऊष्मा उत्पन्न करती है, जैसे कि मीथेन, है ना, ये मीथेन का हो गया। इसी तरह आगे भी और दिया हुआ है, आप देखिए, इसको आराम से उतार लीजिए, ठीक है। उसके बाद धातु का जंग लगना, ये भी इसका एक उदाहरण है, धातु का जंग लगना, ये पूरा आप लिख सकते हैं, धातु का जंग लगना ये पूरा है, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ तक आ जाएगा। उसके बाद हम लोग शोषण पे चलेंगे। देखिए ये शोषण है, शोषण को भी आपको लिख लेना है पूरा, यहाँ तक शोषण को आप यहाँ तक लिख लीजिए, यहाँ तक, बस ये शोषण का कंप्लीट हो जाएगा। ग्लूकोज का ऑक्सीजन में बदलना, अब आगे लिखने का जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम लोग बी नंबर में। देखिए बी नंबर में क्या लिखा हुआ है, साबुन और अपमार्जकों की उनकी संरचना और कठोर जल में सफाई क्रिया के आधार पर तुलना कीजिए। सफाई किया नहीं होगा, क्रिया होगा, ठीक है, सफाई क्रिया के आधार पर तुलना कीजिए। तो देखिए साबुन और अपमार्जक दोनों ही सफाई के लिए उपयोग किए जाते हैं, लेकिन इनकी संरचना और कार्य प्रणाली में फर्क है। संरचना को पहले देखते हैं क्या है, तो पहले हम लोग साबुन की संरचना को देखते हैं। देखिए साबुन की संरचना, साबुन एक रासायनिक पदार्थ है जो फैटी एसिड यानी चर्बी और अल्काली, जिसको एल्काली बोलती है, ओ नहीं ए होगा, ऐसे अल्कली, ठीक है, ऐसे भी लिखाता है। अल्काली से बना होता है, इसमें 2 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा जो पानी में घुलता है और दूसरा हिस्सा जो तेल और गंदगी को आकर्षित करता है। ये तो हो गया संरचना साबुन का। अब आते हैं डिटर्जेंट में। डिटर्जेंट को ही अपमार्जक बोला जाता है। अपमार्जक भी सफाई के लिए होते हैं, लेकिन ये कृत्रिम होते हैं, जिसको सिंथेटिक भी कहते हैं। इसमें से भी 2 हिस्से होते हैं, पहला एक हिस्सा जो पानी में जुड़ता है, पानी से जुड़ता है, दूसरा हिस्सा जो गंदगी और तेल को आकर्षित करता है, ठीक है। अब चलिए इधर आते हैं हम लोग, कठोर जल में सफाई कैसे किया जाता है। देखिए कठोर जल में सफाई, साबुन और कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं, जब साबुन इनमें मिलता है तो यह जंग
बना देता है। क्या बनाता है? जंग, जिससे सफाई ठीक से नहीं हो पाती, इसीलिए साबुन कठोर जल में अच्छा काम नहीं करता। चलिए अपमार्जक आ जाते हैं। अपमार्जक और कठोर जल कैसे काम होता है? तो अपमार्जक कठोर जल में कैसे काम करता है? अपमार्जक कठोर जल में बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि ये जंग नहीं बनाते, यानी परत नहीं बनता है। यह गंदगी को अच्छे से हटाते हैं और सफाई करते हैं। सफाई की क्षमता है ना। चलिए देखिए सफाई की क्षमता, तो बोला सफाई की क्षमता में साबुन मुलायम जल में अच्छे से काम करता है, लेकिन कठोर जल में यह कम प्रभावी होता है। अपमार्जक जो है, अपमार्जक कठोर जल में भी अच्छे से काम करता है, क्योंकि यह जंग नहीं बनाता और सफाई बेहतर होती है। ये तो हो गया क्षमता में। आते पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है इनका, ये देखते हैं। देखिए पर्यावरण पर प्रभाव, साबुन पर्यावरण के लिए कम हानिकारक होता है, क्योंकि यह जैविक रूप से टूटता है। और अपमार्जक पर्यावरण के नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन ज़्यादातर अपमार्जक भी जैविक रूप से टूटने वाले होते हैं। तो फाइनली हम लोग इस क्वेश्चन से निष्कर्ष क्या निकला, जिसको कंक्लूजन बोलते हैं। तो निष्कर्ष निकला कि साबुन मुलायम जल में बेहतर काम करता है, लेकिन कठोर जल में कम प्रभावी होता है। अपमार्जक कठोर जल में भी अच्छे से सफाई करता है और जंग नहीं बनाता, इसीलिए कठोर जल में सफाई के लिए अपमार्जक बेहतर है साबुन के तुलना में। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हम लोग का जो था उसका सी नंबर पॉइंट, बोलता है साइक्लोहेक्सेन की संरचना बनाइए। आपको केवल संरचना बनाना है, ये आपको नहीं लिखना है। ये जो लिखा हुआ ना ये नहीं लिखना है, केवल ये संरचना बना देना, बस आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे केवल संरचना ही पूछा है। ठीक है, ये आप देख लिए, यही संरचना है, आप केवल इसको बना दीजिए, हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए ये साइक्लोहेक्सेन आपको लिख देना है बस 44 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन में है हरे पौधे में पाए जाने वाले पोषक के प्रकार की व्याख्या कीजिए और इस प्रक्रिया का नाम बताइए। इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक नई सामग्रियों की सूची बनाइए। उल्लेखित प्रक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण दीजिए। इस बार का जो भी मॉडल पेपर आपका आया है ना साइंस का, इसमें जो क्वेश्चन है उसमें 3-4 क्वेश्चन या उसी क्वेश्चन को छोटा छोटा करके तोड़ के जोड़ के बना दिया है बड़ा क्वेश्चन। आपको थोड़ा थोड़ा सबका आंसर लिख के जाना है, यानी कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा दे रहा है, आपको अपने से समझ के चीज़ों को लिखना होगा। चलिए इसका आंसर देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है। ठीक, ये पूरा आंसर हो गया। इसके बाद लिखना है प्रकाश संश्लेषण के प्रकार, आपको लिखना है। ठीक, चलिए प्रकाश संश्लेषण का प्रकार है, वीडियो को पॉज करके आपको सारा आंसर लिख लेना है, पढ़ के याद कर लेना है। ठीक है, चलिए ये देखिए 2 नंबर पॉइंट लिखना है। इसके बाद आवश्यक सामग्री यहाँ लिख दिया हुआ है, आवश्यक सामग्री आपको लिख लेना है। वीडियो को रोक के आवश्यक सामग्री लिखने के बाद आप नीचे बढ़ जाइए, फिर जाके रासायनिक समीकरण आपको यहाँ से लिख लेना है। ठीक है, रासायनिक समीकरण यहाँ जो दिया है उसको लिखना है। इसके बाद रासायनिक समीकरण लिखने के बाद फिर हम लोग नीचे की ओर चलते हैं और उसके बाद यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब आता है बी नंबर, इस प्रक्रिया के दौरान होने वाली 3 घटनाएं लिखिए। तो इस प्रक्रिया से होने वाला 3 घटना आपको बोला है, तो 3 घटना देखिए क्या क्या है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली 3 घटनाएं, देखिए ये पहला घटना है प्रकाश पर निर्भर प्रतिक्रिया, है ना, प्रकाश पर निर्भर प्रतिक्रिया। चलिए ये घटना, दूसरा घटना की ओर चलते हैं। ये देखिए दूसरा घटना है प्रकाश स्वतंत्र प्रतिक्रिया। ठीक है, पूरा आंसर आपको लिख लेना है यहाँ तक। और तीसरा हो जाएगा एटीपी और NADPH का निर्माण। इसका आंसर आपको यहाँ से लिख लेना है देखकर। क्लियर है पूरा? चलिए यहाँ तक आंसर लिख लेना है आपको। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 45 का ए में। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 का ए, इसमें लिखा है वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल वायु में उसके मान की आधी हो जाती है। ठीक, वायु के सापेक्ष उसका माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसका आंसर लिखना है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी गति बदल जाती है। ठीक है, प्रकाश की गति का परिवर्तन उस माध्यम के अपवर्तनांक से संबंधित होता है। तो अपवर्तनांक का सूत्र ही ये होता है n = c/v, जहाँ n ही अपवर्तनांक कहलाएगा। ठीक है, और c क्या होगा यहाँ सारा दिया हुआ डिटेल्स आप देख लीजिए एक बार। c कहलाएगा प्रकाश की गति जो इतना होता है निर्वात में, है ना, और v उस माध्यम में प्रकाश की गति है ना, प्रकाश की गति। देखिए जब प्रकाश वायु से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है उसकी गति वायु में उसकी गति की आधी हो जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब वो मीडियम में जाता है, एयर मतलब हवा वायु से 1/2 हो जाता है, वायु बटा 2 मतलब वायु से आधा हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग इस चीज़ को तब यहाँ लिख सकते हैं। इतना नहीं लिखना है आपको, बस इतना लिख के छोड़ देना है। उसके बाद डायरेक्ट यहाँ लिखना है और ये लिखना है। उसके बाद आपको ये पूरा माध्यम लिखना है और ये उतार लेना है। ठीक, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी को। देखिए बी, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये बी वाला है ना, उसी का बी है पूरा। ठीक है, इसमें देखिए
1 2 3 गो है, तीनों को हम लोग देख के समझ के बनाते हैं। देखिए यहाँ से आपको उतारना है, पहले पूरा ये आंसर है, ठीक है, ये पूरा आंसर आपको उतार लेना है। इसके बाद ये कंडीशन तीनों का दिया हुआ था, तीनों कंडीशन के हिसाब से पहला दूसरा तीसरा को सॉल्व करना है। ये पहला के लिए आंसर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक पूरा, यहाँ से यहाँ तक पहला के लिए आंसर है। आप वीडियो को रोकिए और देखिए और उतारिए। उसके बाद दूसरे के लिए हम लोग का आ जाएगा, पथ आपको नहीं लिखना है, दूसरा के लिए ये आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक दूसरा का आंसर है, ठीक। उसके बाद ये तीसरा के लिए आंसर आ जाएगा पूरा, यहाँ से तीसरा के लिए यहाँ तक आंसर है। बस वीडियो रोकना है, आराम से आपको लिख लेना है ये, ठीक है। चलिए अब ये सारांश भी आपको नहीं लिखना है, अगर लिखना है तो सारांश लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आप पढ़ लीजिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। सोडियम युक्त नमक का उपयोग क्यों उचित है? हमारे आहार में आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी का नाम बताइए और उसका एक लक्षण बताइए, ठीक है। तो ये पूरा आंसर लिखा हुआ, आप देख लीजिए आंसर को और लिख लीजिए, ठीक है। ये लिखने के बाद फिर हल्का सा आपको नीचे करना है, ये लिखना है आहार में आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी का नाम और उसका लक्षण यहाँ दिया हुआ है। जैसा आप देख रहे हैं, बीमारी का नाम क्या था? गोलू, जिसको गाइटर भी बोलते हैं, गाइटर रोग बोलते हैं ना, वो ये गोलू कहलाता है हिंदी में। ये पूरा हो गया, लक्षण लिख लीजिए कंप्लीट। अब आते हैं इसका खो में। शारीरिक खो में लिखा शरीर में तंत्रिका आवेग किस प्रकार यात्रा करते हैं, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर देखिए, यहाँ से आपको पूरा आंसर लिखना, ठीक, नीचे तक एकदम। ये पूरा आंसर है, वीडियो पॉज करके आप लिखिए, ठीक है। ये सारा आंसर है, चलिए पूरा एकदम। ये भी सिनेप्स भी है, अंतिम प्रभाव क्या होता है ये भी लिखना है पूरा। यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलिए यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो हम लोग का जो भी था देखिए ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को ज़्यादा मिलेगा, लेकिन उसमें से जो अथवा वाला क्वेश्चन था वो हम लोग नहीं किए हैं, यहाँ उसको छोड़ दिया गया है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग और कौन सा आपका जो सब्जेक्ट बचा है जिसका सैम्पल पेपर का ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव का भी आंसर आपको चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम लोग उसका सॉल्यूशन को देखेंगे, ठीक है। चलिए।